रहीम जल्दी जल्दी गार्डनिंग का चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये थोड़ा लेंथी चैप्टर और इंपॉर्टेंट है, तो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो मैं साथ साथ इंशाल्लाह बताता जाऊंगा। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। चलो, सेल के बारे में बताते हैं। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के इधर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल की बाउंड्री तक जो कुछ होता है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म सबको कलेक्टिवली हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के अंदर उन्होंने बेसिक कंपोनेंट्स 5 का जिक्र किया हुआ है: वाटर, आयंस, प्रोटीन्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले वाटर को देखते हैं। फैट सेल्स के अलावा ज्यादा सेल्स के अंदर 70 to 85% वाटर होता है, जिसमें डिसॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं और केमिकल रिएक्शन के लिए वाटर यूज हो रहा होता है। ठीक है जी। फिर आयंस देखिएगा, सेल के अंदर पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, सल्फेट, बाइकार्बोनेट आयंस वगैरह ज्यादा होते हैं। बाकी चैप्टर 4 वगैरह हम डिटेल्स पढ़ लेंगे। प्रोटीन्स की बात की जाए तो वाटर के बाद सबसे ज्यादा अबंडेंट चीज प्रोटीन होती है। सेल्स के अंदर दो तरह के प्रोटीन है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन और फंक्शनल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन फिब्रिलर होती है आपके पास, जो साइटोस्केलेटन फॉर्म कर रही होती है, मेटाटिक स्पिंडल फॉर्म कर रही होती है, ये सारी चीजें फॉर्म कर रही हैं। और फंक्शनल प्रोटीन आमतौर पे मेनी ऑफ देम आर एडहेरेंट टू मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स। ठीक है, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर लगी होती हैं। एंजाइम्स वगैरह हो गए, हार्मोन्स वगैरह हो गए, वो आपके पास फंक्शनल प्रोटीन होगी। फिर आते हैं हम लिपिड्स की तरफ। आम सेल्स में 2% जो बन रहा है वो लिपिड से बन रहा होता है। लिपिड सेल मेम्ब्रेन फॉर्म कर रहे हैं क्योंकि ये इनसॉल्युबल होते हैं और वाटर के लिए बैरियर के तौर पर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, फैट सेल्स के अंदर 95% ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स होते हैं। ये बात होगी। फिर कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास ग्लाइकोकैलेक्स फॉर्म कर रहा होता है, बहुत थोड़ा होता है, 1% आम सेल्स में और कुछ सेल्स के अंदर 3% तक होता है। बाकी हम उसकी ग्लाइकोकैलेक्स की डिटेल्स को बाद में पढ़ेंगे। अब आते हैं हम ये वाला पैरा गोली मारे। फिर आते हैं मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स की तरफ। ठीक है, क्योंकि अब हमने मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बेसिकली डिस्कस करना है। अच्छा, मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखिएगा, यहां से पहले जो कुछ हमने पढ़ा ना, ये खास एसईक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बात बस बेकार बातें थी। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एसईक्यू में ड्रॉ करने के लिए यूएचएस के 5 पेपर में आया हुआ है, ड्रॉ करने के लिए भी आता है और सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस भी पूछते हैं। ठीक है, तो फंक्शंस हम क्या लिखेंगे हम एंड में डिस्कस करते हैं। पहले हम सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस कर लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस देखी जाए 7.5 to 10 नैनोमीटर होती है और उन्होंने बताया 55% प्रोटीन होती हैं, 25% फॉस्फोलिपिड होते हैं, 13% कोलेस्ट्रॉल होती है, 4% लिपिड, ये वो सारी चीजें होगी। ठीक है, 3 तरह के लिपिड इसके अंदर मौजूद होते हैं: फॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल। फॉस्फोलिपिड्स के बारे में बस ये याद रख लें, इसकी जो हाइड्रोफिलिक साइड होती है वो आउटर साइड पे होती है और हाइड्रोफोबिक एंड जो है वो इनर साइड पे होता है। यानी मेम्ब्रेन के दोनों जो सरफेसेज हैं वो हाइड्रोफिलिक पोर्शन से बनी होती हैं। ये बात समझ में आ गई। फिर स्फिंगोलिपिड्स के बारे में देख लें। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अल्कोहल स्फिंगोसीन और इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, सिग्नल ट्रांसमिशन और एक्स्ट्रासेलुलर प्रोटीन के साथ एडहेरेंस करना। और एंड में आता है कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन। ये डिग्री ऑफ परमेबिलिटी को मेंटेन करता है और फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन को मेंटेन करता है। कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा एमसीक्यू के हवाले से भी और एसक्यू के हवाले से भी। दो फंक्शन में बता रहा हूं, परमेबिलिटी को देख रहा है और फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन को देख रहा है। तो मेम्ब्रेन की दोनों चीजों को रेगुलेट कर रहा होता है और खासतौर पे स्टेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन जो होती है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, डिक्रीजिंग टेम्परेचर, ये कोलेस्ट्रॉल के बारे में याद रखना है आपने। बाकी ना भी आ जाए तो खैर है। फिर आते हैं यहाँ पे लिपिड्स कंप्लीट हो गए। फिर प्रोटीन्स देखिएगा। प्रोटीन्स दो तरह की हैं, इंटेग्रल प्रोटीन्स और पेरिफेरल प्रोटीन्स। जो मेम्ब्रेन के आर पार है वो इंटेग्रल प्रोटीन है और दूसरी पेरिफेरल। इंटेग्रल प्रोटीन का फंक्शन देखें, वो रोल प्ले करती हैं एज पोज, वो रोल प्ले करती हैं एज कैरियर प्रोटीन्स, वो एंजाइम के तौर पर रोल प्ले कर सकती हैं, वो रिसेप्टर्स के तौर पर रोल प्ले कर सकती हैं और वो मैसेंजर्स के तौर पे भी रोल प्ले कर सकती हैं, यानी इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट वगैरह करवा देती है सेल के अंदर। तो ये सारे इंटेग्रल प्रोटीन्स के 1 2 3 4 5 फंक्शन हमने देख लिए। और पेरिफेरल प्रोटीन्स जो है ये आमतौर पे कंट्रोलर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यानी पोर्स और कैरियर प्रोटीन्स की जो ट्रांसपोर्ट हो रही है, उनको क्रॉस ट्रांसपोर्ट होती है, उसको कंट्रोल कर रही होती है। ठीक है, फिर हम आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ। कार्बोहाइड्रेट्स मेम्ब्रेन के ऊपर ज्यादातर लिपिड या प्रोटीन से मिले हुए होते हैं, प्रोटियोग्लाइकेंस की फॉर्म में या लिपोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्म में ज्यादातर मिले हुए होते हैं। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट पोर्शन है वो आप देखते हैं बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो ये बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, ये पूरी लेयर फॉर्म होता है। लेयर को हम नाम देते हैं ग्लाइकोकैलेक्स। ग्लाइकोकैलेक्स के 4 फंक्शन हैं, ये फंक्शंस भी याद रखिएगा, ये एसक्यू में पूछ सकते हैं। 4 फंक्शन इसके जो है, नंबर 1 नेगेटिव चार्ज आता है मेम्ब्रेन को ताकि नेगेटिव पार्टिकल्स रिपेल किए जा सके। नंबर 2 दूसरे सेल्स को अटैच करता है। नंबर 3 रिसेप्टर्स का रोल प्ले करता है और नंबर 4 इम्यून रिएक्शन में भी रोल प्ले करता है। इसके फंक्शन स्फिंगोलिपिड से काफी सिमिलर फंक्शन है। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर आ जाते हैं आपके पास फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो उसमें आप क्या लिखेंगे? फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन चूंकि एक जरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसके पॉइंट्स में अलग से लिखे हैं। नंबर 1 देखिएगा, इट एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर। फिर इसी तरह एंडोसाइटोसिस में रोल प्ले करती है, एक्सोसाइटोसिस में रोल प्ले करती है, इसके ऊपर रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं तो रिसेप्टर के रोल प्ले करती है, सेल टू सेल एडहेशन में रोल प्ले करती है, अटैचमेंट साइट्स फॉर एंजाइम्स ये प्रोवाइड कर रही होती है। और इसी तरह से आप कह सकते हैं इसके क्रॉस डिफ्यूजन होती है, इसके क्रॉस ऑस्मोसिस होती है और ये ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस वाया चैनल प्रोटीन्स वगैरह करवाती है, कैरियर प्रोटीन्स। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, बात आगे चलते हैं हम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेलिज की तरफ। साइटोप्लाज्म में हमारे पास ऑर्गेनेलिज होती हैं और एक जेली लाइक मटेरियल होता है जिसको हम कहते हैं साइटोसोल। बस साइटोसोल को यहाँ पे पढ़ा है, बाकी सारा गोला मारे।
अच्छा, फिर चलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ फंक्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं और कुछ आगे लिखे हुए हैं, ठीक है। पहले देख लेंगे, मेम्ब्रेन्स फोल्ड हुई हुई होती हैं और उन्होंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म किया हुआ होता है। इसके फंक्शन की बात की जाए तो नंबर 1 ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इनसाइड और आउटसाइड द सेल। नंबर 2 मल्टीपल एंजाइम सिस्टम होते हैं इसके पास। नंबर 3 RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है और SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है। तो ये हमने इसकी बेसिक फंक्शंस देख लिए। एक चीज यहाँ पे पॉइंट देखिएगा, ये आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। द स्पेस इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कनेक्टेड विद द स्पेस बिटवीन द टू मेम्ब्रेन सरफेस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होती है वो वाली स्पेस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्पेस आपस में कनेक्टेड होती है। ठीक होगी बात। आगे चलते हैं हम गोल्जी एपरेटस की तरफ। यहाँ पे बेसिक सी बातें बताई गई। एक चीज में रखिएगा, जिन सेल्स में सिक्रीशन ज्यादा ना उन सेल्स में गोल्जी एपरेटस ज्यादा होगा। ये एमसीक्यू में पूछती है कि पैंक्रियास के सेल्स में कौन सी ऑर्गेनेल ज्यादा होगी या इस तरह के। तो जो सिक्रीटरी सेल्स है ना उनके अंदर गोल्जी वेसिकल ज्यादा होंगे क्योंकि इसका फंक्शन मेनली सिक्रीशन होता है, ठीक है। आगे हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर। फिर देखते हैं हम लाइसोसोम्स को। लाइसोसोम्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बेसिकली इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। ये डैमेज सेलुलर स्ट्रक्चर्स को मतलब डाइजेस्ट करता है, फूड पार्टिकल्स को भी डाइजेस्ट करता है और उनकी बैक्टीरिया वगैरह एंटर होते हैं तो उसको भी ये डाइजेस्ट करता है। इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ये बात में रखिएगा। एक दफा बोर्ड में सवाल आया था, उसमें लिखा हुआ था कि हाइड्रोलेजेस किस ऑर्गेनेली में होते हैं, तो उसका जवाब था लाइसोसोम्स, ठीक है जी। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसके अंदर मौजूद होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम करते हैं क्या, वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करेंगे अमाइनो एसिड्स में, लिपिड्स का ब्रेक डाउन करेंगे फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल वगैरह में। तो इस तरह से ये हाइड्रोलिटिक ब्रेक डाउन करते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। लाइसोसोम्स हमारे पास गोल्जी अपरेटस से बर्ड ऑफ हो रहे होती हैं, ठीक है। यानी गोल्जी अपरेटस से जो वेसिकल निकलती है वो लाइसोसोम बन जाते हैं। फिर आते हैं पेरोक्सिसोम्स की तरफ। अच्छा, ये बात भी ध्यान में रखिएगा, लाइसोसोम्स और पेरोक्सिसोम्स का डिफरेंस भी ये जो इसके पेपर में आया हुआ है, ठीक। तो दो बेसिक डिफरेंसेस लिखने हैं आपने। नंबर 1 लाइसोसोम्स गोल्जी अपरेटस से डिराइव हो रहे हैं, पेरोक्सिसोम्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिराइव हो रहे हैं, ठीक। नंबर 2 लाइसोसोम्स में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं और पेरोक्सिसोम में ऑक्सीडेजेस होते हैं, ठीक है। यानी कि ऑक्सीडेशन करवाने वाले एंजाइम्स होते हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड वगैरह की फॉर्मेशन है। बस ये 2 पॉइंट्स पेरोक्सिसोम के पता होना चाहिए। आगे चलते हैं हम सिक्रीटरी वेसिकल की तरफ। लाइसोसोम्स पेरोक्सिसोम मुख्तलिफ सिक्रीटरी वेसिकल्स फॉर्म कर रहे हैं। सिक्रीटरी वेसिकल्स सब्सटेंसेस को सेल से बाहर भी ले जा रहे होते हैं, सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट में यूज हो रहे होते हैं। कोई खास गोला मारे इसको। माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ आते हैं। अच्छा, ये लाइसोसोम भी हम आगे डिस्कस करेंगे, इसकी जो इंपॉर्टेंस है और इसके जो क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा जी, माइटोकॉन्ड्रिया को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, ठीक है। फिर बेसिक तो उसका स्ट्रक्चर देखिएगा, एक आउटर स्मूथ मेम्ब्रेन होती है, एक इंदर मेम्ब्रेन होती है जिसमें फोल्डिंग्स वगैरह होती हैं। तो ये बेसिक सी बातें थी जो बच्चे को पता है। यहां पर उन्होंने 3 बातें बताई गई हैं। नंबर 1 माइटोकॉन्ड्रिया की क्वांटिटी वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी रिक्वायरमेंट। माइटोकॉन्ड्रिया का साइज भी वेरी करता है और माइटोकॉन्ड्रिया की शेप भी वेरी करती है। ये 3 चीजें उन्होंने यहाँ पर डिस्कस की हुई हैं। अच्छा जी, फिर माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल्फ रेप्लिकेटिव ऑर्गेनेली है, ये खुद ब खुद रेप्लिकेट कर सकती है। इसका अपना डीएनए होता है, इसके अपने राइबोसोम्स होते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए और एटीपी वगैरह को फॉर्म करने में रोल प्ले करना है। फिर आते हैं हम साइटोस्केलेटन की तरफ। जो फाइबर होते हैं हमारे पास, एक्टिन होगी, मायोसिन होगी, उनको हम साइटोस्केलेटन में कहते हैं। अच्छा, एक चीज है एक्टोप्लाज्म। बेसिकली सेल की जो पेरिफेरी होती है उसके अंदर एक्टिन बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद होते हैं, उस जगह को हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म, ठीक है। तो एक एक्टोप्लाज्म फॉर्म कर रहा है। उसके अलावा साइटोस्केलेटन मसल कॉन्ट्रैक्शन में रोल प्ले करता है, आपको पता है एक्टिन मायोसिन रोल प्ले करते हैं। इसी तरह साइटोप्लाज्म सेंट्रियोल्स बनाता है, साइटोस्केलेटन सेंट्रियोल्स की फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। माइटोटिक स्पिंडल बनता है, उससे जारी सी बात है। तो हम कह सकते हैं इसका रोल है, सेल डिवीजन में भी इसका रोल है, सेल की मूवमेंट में भी इसका रोल है क्योंकि सीलिया भी फॉर्म करेगा। और ये मुख्तलिफ हमने रोल पढ़ लिया, कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। फिर आते हैं हम न्यूक्लियस की तरफ। न्यूक्लियस बहुत सिंपल सी चीज है, कोई ऐसी डिफिकल्ट चीज है नहीं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसके जो जीन्स होती हैं, जीन्स सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करती हैं, प्रमोट कर रही होती हैं उसकी रिप्रोडक्शन को। इसमें बेसिक सी बातें हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं। इनके अंदर पोर्स भी पाए जाते हैं, कोई इसमें लंबी छोटी बातें नहीं है। न्यूक्लियर पोर्स का जिक्र किया हुआ है। फिर न्यूक्लियोलाई के अंदर न्यूक्लियोलाई होता है। सारी प्रोटीन्स, चाहे वो फंक्शनल प्रोटीन्स हो चाहे वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हो, वो आपके पास राइबोसोम्स ने ही फॉर्म करनी होती हैं। और राइबोसोम्स की फॉर्मेशन आपके पास, इनफैक्ट आरएनए की फॉर्मेशन आपके पास न्यूक्लियोलाई के अंदर हो रही होती है या न्यूक्लियस के अंदर हो रही होती है, ठीक है जी। फिर आता है कंपैरिजन ऑफ एनिमल एंड प्री सेलुलर फॉर्म्स। इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उन्होंने यही बताया हुआ है कि पहले बहुत छोटे वायरस की तरह के सेल होते थे, फिर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आना शुरू हो गए, फिर उसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेली आना शुरू हो गई और सबसे एडवांस सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेली जो है वो हमारे पास न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस डिस्टिंग्विशेस द टाइप ऑफ सेल फ्रॉम लोअर फॉर्म ऑफ सेल। यानी कि मॉडर्न सेल आज का यूकेरियोटिक सेल को पुराने सेल से डिस्टिंग्विश करने वाली चीज न्यूक्लियस है। बस ये चीज देख लीजिएगा, बाकी आगे चलते हैं हम। फिर आते हैं हमारे पास फंक्शनल सिस्टम ऑफ द सेल्स। फंक्शनल सिस्टम सेल में सीधी सी बात है, एंडोसाइटोसिस क्या होता है। किसी भी पार्टिकल को सेल के अंदर इनगल्फ करने को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अगर छोटे पार्टिकल को इनगल्फ करें तो हम कहेंगे पिनोसाइटोसिस,
अगर बड़े पार्टिकल को इनगल्फ करें तो ये कहेंगे फैगोसाइटोसिस। तो पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, इसके 2 टाइप्स हैं एंडोसाइटोसिस की। पिनोसाइटोसिस के बारे में देखिएगा, नंबर 1 जो सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि किसी प्रोटीन को आपने इनगल्फ करना है, वो प्रोटीन आके रिसेप्टर्स पे लगेगी ना, तो जिस जगह पे मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स होते हैं उस जगह को हम कहते हैं कोटेड पिट्स। ठीक, इन कोटेड पिट्स के नीचे आपके पास फिब्रिलर प्रोटीन्स का एक लैटिस वर्क होता है, उसको हम कहते हैं क्लैथरिन। ठीक, और उसके अलावा यहाँ पे एक्टिन और मायोसिन वगैरह मौजूद होते हैं एक इनगल्फ करने के लिए। तो ये 3 चीजें देख लीजिएगा, कोटेड पिट्स, क्लैथरिन और एक्टिन मायोसिन। बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है, पार्टिकल आके लगेंगे, ये घूमेगा, जिसको अंदर कर लेगा, इसमें कोई बस कॉन्सेप्चुअल बात है, कुछ मुश्किल नहीं है। 2 चीजें खास तौर पर देखिएगा, नंबर 1 पिनोसाइटोसिस एनर्जी रिक्वायर करता है, इट इज एन एक्टिव प्रोसेस, ये एटीपी को यूज करता है। और नंबर 2 इसके लिए पिनोसाइटोसिस के लिए कैल्शियम का एक्सेसरी फ्लूइड में होना भी जरूरी होता है। ठीक है, ये एटीपी वाली चीज खास तौर पे देखिएगा, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट होती है। फिर आगे चलते हैं फैगोसाइटोसिस की तरफ। फैगोसाइटोसिस सारे सेल्स में नहीं होती, इसका जो मैकेनिज्म है वो बहुत सिमिलर है पिनोसाइटोसिस से। फर्क ये है कि बड़े पार्टिकल्स को ले रहा है। यहाँ पे ऑप्सोनाइजेशन की डेफिनेशन आती है, ये चीज देख लीजिएगा। एक पार्टिकल को एक एंटीजन एंटर होता है, उस एंटीजन को इनगल्फ करना है या नहीं करना, ये डिसाइड करने के लिए जो प्रोसीजर है उसको हम कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन। ठीक होगी बात। ये फैगोसाइटोसिस बेसिकली जो मैक्रोफेजेस होते हैं ना उनके अंदर, या फैगोसाइट्स होते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। और बाकी उन्होंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं, बड़े सिंपल से पॉइंट्स है। नंबर 1 वो चीज आके अटैच होगी, नंबर 2 वो अंदर की तरफ इवेजिनेट होगी, नंबर 3 साइडों से इस साइडें बढ़ जाएंगी, और नंबर 4 ये कि वो अंदर बर्ड ऑफ हो जाएगी। ये 4 स्टेप्स बड़े आसान से थे। आगे चलते हैं हम पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस फॉरेन सब्सटेंसेस के बाद क्या होता है, यानी अंदर इनगल्फ कर लिया, अब क्या होगा? अब ये होगा कि लाइसोसोम्स अटैच होंगे, और लाइसोसोम्स अटैच होकर उसके अंदर एसिड हाइड्रोलाइसिस रिलीज कर देंगे ताकि उस सब्सटेंस की डाइजेशन हो जाए। डाइजेशन हो जाएगी, स्मॉल पार्टिकल्स बन जाएंगे, और जो अनडाइजेस्टेड चीज रह जाएगी उसको हम नाम दे देंगे रेजिडुअल बॉडी। सिंपल चीज थी। अच्छा जी, अब ये जो लाइसोसोम्स का एक्शन है ये यूज कहां कहां पे होता है? रिग्रेशन में यूज होता है। नंबर 1 रिग्रेशन क्या मतलब है, जिसकी 3 एग्जांपल यहां पर उन्होंने दी हुई है। एक बर्थ के बाद, या आपका जो फीमेल का साइकिल चल रहा होता है उसमें यूट्रस की रिग्रेशन होती है। ठीक। नंबर 2 लॉन्ग पीरियड्स ऑफ इनएक्टिविटी, यानी कि बंदा बेड पर लेटा रहता है, काम करता नहीं, तो उसके मसल्स की रिग्रेशन होती है। और नंबर 3 मेमोरी ग्लैंड्स की रिग्रेशन होती है आफ्टर लैक्टेशन। ठीक हो गया, तो ये 3 रिग्रेशन होती है। इसको हम कहते हैं, मतलब किसी टिश्यू को कम कर देना, इसको कहते हैं रिग्रेशन। ये भी आपके पास लाइसोसोम्स करवा रहे हैं। नंबर 2 ऑटोलाइसिस, कि सेल अपने ही कुछ सब्सटेंसेस को खाना शुरू हो जाए, या पूरा सेल खुद ही तबाह हो जाए, अपने आप को खा जाए, इसको हम कहते हैं ऑटोलाइसिस। तो ये भी लाइसोसोम्स करवा रहे होते हैं। नंबर 3 कोई बैक्टीरिया वगैरह एंटर हो जाए तो बैक्टीरिया को तबाह करने के लिए बैक्टीरियासिडिक एजेंट्स भी लाइसोसोम्स में होते हैं। कौन कौन से एजेंट्स होते हैं? लाइसोजाइम्स होते हैं, लाइसोफेरिन होती है, और एक पीएच होती है, एसिडिक पीएच होती है, जो कि बैक्टीरिया को तबाह कर सके। तो यानी कि अगर सवाल आ जाए फंक्शन, अच्छा फिर ऑटोफेगी भी देखिएगा। ऑटोफेगोसोम्स क्या होते हैं? हाँ, एक मिसाल के तौर पे एक माइटोकॉन्ड्रिया वो खत्म होने के लिए तैयार है, तो उसको लाइसोसोम तक लेके आएंगे ऑटोफेगोसोम्स। ठीक है, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है ऑटोफेगोसोम्स। अच्छा, अब अगर सवाल आ जाए फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स, जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि यूएचएस के पास पेपर्स में आया हुआ है। ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम में आप यहां पे मेरे फंक्शन लिखे हुए हैं। नंबर 1 ऑटोफेगी, नंबर 2 इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इंटरसेलुलर डाइजेशन, नंबर 3 ऑटोलाइसिस, सेल अपने को खत्म कर दे, नंबर 4 रिग्रेशन, जिसकी 3 एग्जांपल मैंने बताई है, और नंबर 5 बैक्टीरियासाइडिक एजेंट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। और जो फूड पार्टिकल्स इंटेक कर रहे हैं उनकी भी डाइजेशन वगैरह इनका काम होता है। तो ये चीज हमने यहां तक कवर कर ली। आगे अब देखते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपिटस के जो कॉम्प्लेक्स या स्पेसिफिक फंक्शंस उन्होंने लिखे हुए। फंक्शन हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हुए हैं, यहाँ पे एक तरह से रेपिटेशन है। ठीक है, तो अब अगर आपको क्वेश्चन आता है फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जो कि वाकई आता है, तो यहाँ पे मैंने फंक्शन लिखे हुए हैं। एक डिटॉक्सिफिकेशन करता है, जो कि एसईआर कर रहा है। फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, यानी कि फैट्स की सिंथेसिस वगैरह करवा रहा होता है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट भी करवाता है। ठीक है, यहाँ पे स्पेशल फंक्शन लिखा हुआ है। आरईआर प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट भी कर रहा होता है, और परऑक्सीसोम्स की फॉर्मेशन भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हो रही है। ठीक, और उसके अलावा ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन द सेल और आउट ऑफ द सेल, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये 7 पॉइंट्स हो गए हमारे पास, ताकि क्वेश्चन है तो हम अच्छा जवाब दे सकें। गोल्गी एपिटस की बात की जाए तो एक चीज हमने पहले यहाँ पे देखिएगा, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स गोल्गी एपिटस प्रोड्यूस भी करता है। बेसिकली मैकेनिज्म होता है इस तरह से, ये चीज प्रोड्यूस होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, प्रोड्यूस होकर वो आती है गोल्गी एपिटस में। गोल्गी एपिटस को प्रोसेस करता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट ऐड करता है, जो करना होता है करता है, और फिर रिलीज करता है, जहां से लाइसोसोम्स वगैरह रिलीज होते हैं। ठीक है, लेकिन गोल्गी एपिटस खुद से भी कुछ चीजें सिंथेसाइज करता है, जैसा कि हाइलुरोनिक एसिड हो गया, कंडार्टिन सल्फेट होगा, जिसके उन्होंने यहाँ पे फंक्शंस भी लिखे हुए हैं कि ये बड़े इंपॉर्टेंट चीजें होती है। बेसिकली एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में होती हैं ये हमारे पास, तो ये बोन कार्टिलेज की फॉर्मेशन में और बहुत जगह पे रोल प्ले कर रही होती है। तो ये चीजें गोल्गी एपिटस खुद से प्रोड्यूस भी करता है। ठीक है, तो ओवरऑल गोल्गी एपिटस के फंक्शंस को देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स आर एडेड टू द सिक्रीशंस, यानी सिक्रीशन की मॉडिफिकेशन हो गई। नंबर 2 कुछ कार्बोहाइड्रेट को प्रोड्यूस भी कर रहा है, जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड। नंबर 3 ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को रिप्लेनिश कर रहा होता है।
क्योंकि वेसिकल्स बन जाती हैं इससे। नंबर 4 कॉम्पैक्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिक्रीशंस फॉर्म कर रहा होता है। और नंबर 5 फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स और अदर सिक्रीटरी वेसिकल्स यहां से हो रही होती हैं। ठीक है जी, तो ये वाली बातें मैंने सारी डिस्कस कर दी, बस यही बातें उन्होंने यहाँ पे भी की हुई हैं। आगे ये टाइप्स ऑफ वेसिकल्स फॉर्म फ्रॉम गोल्गी एपरेटस, किस तरह की वेसिकल्स बेसिकली फॉर्म हो रही होती है हमारे पास। एपरेटस मेनली सिक्रीटरी वेसिकल्स फॉर्म करते हैं, जिसके अंदर वो सब्सटेंसेस जो हमें सिक्रीट करनी हो, हार्मोन्स वगैरह इस तरह के सब्सटेंसेस। और ये जो वेसिकल्स हैं ये फिर एक्सोसाइटोसिस के थ्रू सेल से बाहर चली जाती हैं और ये ट्रांसपोर्ट होगी। ठीक है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। लाइसोसोम्स जो थे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, आगे अब हम आ जाते हैं अच्छा ये जो रिप्लेनिश वाली बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स। बेसिक सी बातें हैं कि किस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया न्यूट्रिएंट से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है, छोटे होते से हम पढ़ते आ रहे हैं। हमारी बॉडी के अंदर आपको पता है कि सेल्स के पास फूड सिंपलेस्ट फॉर्म में पहुंचता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक किया तो ग्लूकोज सेल्स तक पहुंचेगी, इन चीजों की ऑक्सीडेशन होगी और ऑक्सीडेशन के बाद इनसे एटीपी को प्रोड्यूस किया जाएगा। एटीपी हमारे पास एनर्जी होती है, इनफैक्ट इसको आप एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है, बेसिक बातें बताई हुई हैं। ये एक न्यूक्लियोटाइड होता है जिसके अंदर एक एडेनिन होती है, एक पेंटोज शुगर होती है जिसका नाम राइबोज है, और 3 फॉस्फेट रेडिकल होते हैं। एक फॉस्फेट रेडिकल का जो बॉन्ड है उससे जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज 12,000 कैलोरीज पर मोल ऑफ एटीपी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। फिर आ गया था केमिकल प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, मतलब डिटेल्ड है, लेकिन यहाँ पे हमने को खास उसको डिस्कस नहीं करना। हमें पता है कि ग्लूकोज सेल में एंटर होती है, वो सेल में ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होती है। यहाँ पे एटीपी फॉर्म हो रहा है, फिर पायरुविक एसिड आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, वहां पे वो एसिटाइल को ए बनता है और पूरा प्रोसीजर होता है। फाइनली ये पूरी तरह ब्रेकडाउन हो जाता है और एटीपी हमारे पास फॉर्म हो जाती है। सारे प्रोसीजर को हम क्या कह रहे हैं, कीमियोस्मोटिक मैकेनिज्म ऑफ एटीपी फॉर्मेशन, यहाँ पे खास इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर एटीपी के फंक्शंस क्या हमारे सेल्स के अंदर, तो 3 बेसिक फंक्शन का जिक्र किया हुआ है। एक ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस के लिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट खास जिसको हम कहते हैं। नंबर 2 सिंथेसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड्स के लिए, जैसे प्रोटीन वगैरह सिंथेसाइज करने। और नंबर 3 मैकेनिकल वर्क जैसा कि मूवमेंट ऑफ द सेल। इन चीजों के लिए हमें एटीपी चाहिए होती है। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, उन्हीं चीजों की उन्होंने थोड़ी थोड़ी सी डिटेल बताई हुई है। बस सबसे पहले मैंने कहा था आपके पास एटीपी चाहिए होती है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस के लिए, वो बताया हुआ कौन कौन से आयंस की ट्रांसपोर्ट करती है। फिर सिंथेसाइज किस तरह से फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, प्योरीन, पिरिमिडीन, इन सब को सिंथेसाइज करने में रोल प्ले करती है। और फाइनली कौन कौन सी मूवमेंट्स है, सीलियरी मूवमेंट, एमीबॉयड मूवमेंट, इन सारी मोशंस में या इन सारे मैकेनिकल वर्क में आपके पास एटीपी यूज हो रही होती है। ठीक है जी, आखिर में चैप्टर का टॉपिक आता है हमारे पास लोकोमोशन ऑफ द सेल। अच्छा, ये जो पूरी फंक्शनिंग थी ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी डिटेल बायोकेम वगैरह में है। यहाँ फिजियो के वाले से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एमसीक्यू थोड़े बहुत आ सकते हैं, तो वो उसके लिए आप देख लें, मैंने मोटी मोटी बातें आपको बता दी। फिर आते हैं हम लोकोमोशन ऑफ सेल्स की तरफ। 2 तरह के लोकोमोशन का जिक्र किया हुआ है। नंबर 1 एमीबॉयड मूवमेंट, नंबर 2 सीलियरी मूवमेंट। ठीक है, एमीबॉयड मूवमेंट में क्या होता है, एक आपके पास सूडोपोड्स फॉर्म हो रहे होते हैं, उसका जो मैकेनिज्म है वो यहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म है, एक साइड जो होती है सेल की वो इंक्रीज करती चली जाती है, वहां पे जो वेसिकल्स है वो आकर जुड़ती चली जाती हैं और वो साइड उस साइड से मेन बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ने के बाद यहाँ पे रिसेप्टर से अटैच होती है, यहाँ से डिसअटैच होती है, यहाँ पे सेल खत्म होता रहता है, यहाँ पे बढ़ता रहता है और ऐसे ऐसे एमीबॉयड मूवमेंट के थ्रू ये मूव करता चला जाता है विद द हेल्प ऑफ सूडोपोड्स। ठीक है, ये खासतौर पे अमीबा में पाई गई थी और हमारी बॉडी के भी कुछ सेल्स में होती है। हमारी बॉडी के कौन कौन से सेल्स में होती है, 4 का जिक्र यहाँ पे किया हुआ है, ये आपको पता। अच्छा, फिर ये भी देखिएगा एमीबॉयड मूवमेंट के लिए भी एटीपी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो ये भी एक एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसीजर है, ये आपको पता होना चाहिए। हमारी बॉडी में किन किन सेल्स में होता है, नंबर 1 व्हाइट ब्लड सेल्स में होता है जब वो टिश्यू के अंदर ट्रेवल करती है। नंबर 2 फिब्रोब्लास्ट में होता है जब उन्हें डैमेज एरिया तक जाना होता है। नंबर 3 स्किन के सेल्स में होता है जब उन्होंने डैमेज स्किन को रिपेयर करना होता है। और नंबर 4 जब एम्ब्रियो या फीटस की डेवलपमेंट हो रही होती है तो वहां पे सेल्स मुख्तलिफ जगहों पर जा रहे होते हैं, अपनी अपनी लोकेशन पर जा रहे होते हैं, वो भी एमीबॉयड लोकोमोशन होता है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया लोकोमोशन, एमीबॉयड लोकोमोशन। एमीबॉयड लोकोमोशन कंट्रोल होता है कीमोटैक्सिस से। कीमोटैक्सिस का मतलब है मोशन इज कंट्रोल्ड बाय सम केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, अगर केमिकल सब्सटेंस की तरफ तो उसको कहेंगे पॉजिटिव कीमोटैक्सिस, और अगर किसी केमिकल सब्सटेंस से दूर को जा रहा है तो इसे कहेंगे नेगेटिव कीमोटैक्सिस। फिर आता है हमारे पास सीलिया या सीलियरी मोशन। सीलियरी मोशन हमारी बॉडी के अंदर बहुत सी जगहों पर, जिस तरह हमारी बॉडी में फेरेक्स मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक में सीलिया होता है जो कि सब्सटेंसेस को म्यूकस को फेरेक्स की तरफ बीट कर रहा होता है। इसी तरह से यूट्रस के अंदर, यूट्राइन ट्यूब्स के अंदर सीलिया मौजूद होती है जो कि मतलब लोकेट कर रहा होता है ओवरी वगैरह को। ये बेसिक सी बातें सीलिया के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, एक एमसीक्यू के वाले से बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा,
फ्लैजेलम और सीलिया, इनकी मूवमेंट में डिफरेंस है। जो सीलिया की मूवमेंट है वो विप लाइक मूवमेंट होती है और जो फ्लैजेलम की मूवमेंट है वो क्वासी साइनोसोडियल वेव होती है। इसके लिए पता होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, जो सारा स्ट्रक्चर वगैरह होता है इसके अंदर, उसको हम एक्सोनीम कहते हैं। नंबर 2, अगर सीलिया की मेम्ब्रेन को रिमूव कर दें तब भी ये बीट करता रहेगा अप्रोप्रिएट कंडीशन में। नंबर 3, इसके लिए अप्रोप्रिएट कंडीशंस, एक तो एटीपी होनी चाहिए और दूसरा आयंस वगैरह की कंसंट्रेशन प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, इससे हमें ये भी पता चल गया कि इसकी जो मूवमेंट है दैट रिक्वायर्स एटीपी, वो एक एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है। ठीक है, और नंबर 4 में पता होना चाहिए इसकी एक इफेक्टिव स्ट्रोक होती है जिसको हम फॉरवर्ड स्ट्रोक भी कहते हैं और एक बैकवर्ड स्ट्रोक होती है। ठीक है, फॉरवर्ड स्ट्रोक से आगे की तरफ जाते हैं, बैकवर्ड से ये वापस अपनी पोजीशन में आता है। तो बस यही कुछ बेसिक सी बातें थी जो हमें पता होनी चाहिए हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।